जगह तुम्हारी, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, आधा फायदा तुम्हारा आधा फायदा हमारा, दोनों गवर्नमेंट है। बस पोर्ट बन सकते हैं। मैं गया था मनाली, निर्माण होगा, राज्य की प्रगति होगी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हमारे राज्य में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, राज्य की प्रगति होगी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हमारे राज्य में जो वाटरवेज है या समुद्र सी पोर्ट है, उनको रोड से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। ये गति शक्ति में हमारे सब डिपार्टमेंट मिलकर कर रहे हैं कि पोर्ट की कनेक्टिविटी मेजर, माइनर, प्राइवेट पोर्ट को जोड़ रहे हैं, ताकि हम पानी से कैसे जाए। अभी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% आती है, चाइना में 8 से 10% आती है, हमारे यूरोपियन कंट्री में 12% आती है। और अगर हमने 16 से 10% पे लाई तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, और एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा तो कितने लोगों को रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ कितनी क्रिएट होगी, देश की प्रगति कितनी होगी। और इसलिए ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें भारत सरकार में गति शक्ति बनी है, मैं आपसे सुझाना चाहता हूं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, क्या आपके राज्य में इस प्रकार के इंटीग्रेशन की कोई योजना आपने बनाई क्या? जहां रेलवे जाती है और रोड आता है, वहां नजदीक जगह देखकर अगर आप जगह एनएचआई को देते हैं तो हम लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए तैयार हैं। अब लॉजिस्टिक पार्क में लैंड में अगर आपकी इक्विटी आती है और हम लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लैंड की तो कोई कीमत ही नहीं है, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है। ऐसे अगर हम कंटेनर डेपो, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क अगर बनाएंगे, ये प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई प्रॉफिट ही होने वाला है। तो इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा। हमने पर्वतमाला सीरीज लाई है कि रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अभी बहुत इसमें टेक्नोलॉजी आई है शहरों के लिए, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पोल्यूशन कम हो। 165 प्रपोजल आए पर्वतमाला में। अब हम वो काम कर रहे हैं। आपके पीडब्ल्यूडी और स्टेट मिनिस्टर्स आपके यहां से ये प्रपोजल भेजे तो क्या नहीं हो सकता। मैं हिमाचल और उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को, मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और मैंने उनको कहा कि इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आती, तुम एक सहयोग करो। तो बोले क्या करना चाहिए। अभी उत्तराखंड जी के टूरिज्म मंत्री बैठे हैं, उनको भी मैंने कहा, मैं बोला आप एक काम करिए, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, आप केवल लैंड एक्वायर करिए, वो मुझे दीजिए। अब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से इसकी परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं करके कानून है, और उसमें कोई रेस्टोरेंट बनेंगे, कोई वहां का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बेचने की दुकानें बनेगी, पार्किंग प्लेसेस बनेगी, होटल रेस्टोरेंट्स बनेंगे, और वहां से ऊपर जाकर ये रोपवे, केबल कार चलेगी, इसको बिजली लगती है। तब वहां हाइड्रो पावर बहुत है, उत्तराखंड में हाइड्रो पावर है सरकार के पास, उधर जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है। मैंने कहा आप 3 रुपए यूनिट से 10 साल के लिए पावर दे दो। वैसे भी आप पावर बेच रहे, उसका पावर का रेट तो 3 ही रुपए है, 3 सवा 3 रुपए। अगर 10 साल के लिए आपने पावर दिया तो प्राइवेट वाले आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, इसके ऊपर जीएसटी लगता है 18%, 9% आपका है, तो इसको एग्जाम कर दो। अगर ये रोपवे, केबल कार बनेगी नहीं तो कहाँ का जीएसटी मिलने वाला आपको, ये नोशनल लॉस है। तो आप ये माफ कर दो और प्राइवेट वाले आएंगे तो आपके पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उन्होंने पॉलिसी बनाई, अब बहुत प्रपोजल आए हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से पैसे डालने की जरूरत पड़ेगी। बस पोर्ट की योजना बनाई 7 साल से, हमारे यहां भी प्रॉब्लम है योजना में। प्राइम जगह पर बड़े बड़े शहरों में बस पोर्ट बैठे, उस बस पोर्ट को एयरपोर्ट जैसे नहीं बनाया जा सकता। पार्किंग, ऑटो रिक्शा, टैक्सी स्टैंड, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, वहां हम एक ग्रोथ सेंटर नहीं बना सकते? बना सकते, वायबल है। मुझे एक भी ऐसा बस पोर्ट बहुत कम है कि जो इकोनॉमिकली नॉन वायबल है। जगह तुम्हारी, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, आधा फायदा तुम्हारा आधा फायदा हमारा, दोनों गवर्नमेंट है। बस पोर्ट बन सकते हैं। मैं गया था मनाली, नदी के जगह पर 1.5 एकड़ एनएचआई की जगह पड़ी है। तो मैंने आरओ को कहा, अतिक्रमण हुआ, उसको जगह की रक्षा करना कठिन है,
तो प्राइवेट में वहां मनाली में लोग पूरी गाड़ियां रोड पे लगाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ एक 1.5 एकड़ में मल्टी मॉडल एक पार्किंग प्लेस बनाओ, ऑटोमेटिक लिफ्ट में गाड़ी ऊपर जाएगी और गाड़ी जाने के बाद ऊपर में आखिर रेस्टोरेंट बना दो एक कैप्सूल लिफ्ट लगाकर। आपको 1 रुपया लगाना नहीं, उल्टा एनएचआई को हर साल 1.5 करोड़ 3 करोड़ मिलना शुरू होगा, अतिक्रमण भी नहीं होगा, लोगों की सुविधा हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब मिनिस्ट्री में शुरू हुई है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए आपके गवर्नमेंट लैंड को अगर आप ऑफर करते हैं तो हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। रेलवे नजदीक होगी, रोड नजदीक होगा, सी या रिवर नजदीक होगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये नए प्रपोजल के लिए आप वर्किंग करिए। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं आपको कहूंगा कि टेक्नोलॉजी, प्रीकास्ट। अभी आपको पता है ये जोजिला टनल में मेरे समय से 7 साल में 4 बार टेंडर निकला और हर बार वो रिजेक्ट हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आया। कभी बीओटी में निकला, कभी ईपीसी में निकला, कभी सब प्रकार से हुआ और आखिरी में कॉस्ट 12,000 करोड़, यानी एक टनल की कॉस्ट 12,000 करोड़ तक पहुंच गई, जो एक समय 5,000 6,000 करोड़ थी। चलते गया और हमने अप्रूवल कैबिनेट का लिया था। 1 साल मेहनत की। दिल्ली में एक एसोसिएम करके संस्था है, हमारे डीजी, हमारे अधिकारी, एसोसिएम के लोग, टनल के एक्सपर्ट्स, मेरे साथ एक टनल में काम करने वाले एक्सपर्ट थे, उन्होंने बेचारों ने समय दिया धर्माधिकारी करके, और हमने साल भर काफी काम किया। उसका वर्कशॉप हुए और आपको ताज्जुब होगा, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, मशीन्स के बारे में बातचीत हुई और उस एक ही टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए बचाए। अब वो टनल लगभग पूरी होने की तरफ जा रही है, जोजिला। अब मुझे बताइए कि पैसा बचाया नहीं जा सकता। अभी हमने नई इन्फोर्समेंट कंक्रीट की टेक्नोलॉजी लाई कि उसमें स्टील फाइबर डालेंगे। अभी देखो उससे कितना कॉस्ट कम हो रहा है। अभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर 30 मीटर के बजाय 120 मीटर हो रहा है, तो स्टील और सीमेंट कम लगेगा। तो आपके स्टेट में मैं अभी आपको सीआरएफ में पैसे देने के लिए आप सब मेरे पास आते हैं। अब वो सीआरएफ में हमारी भी मर्यादा है, हम नहीं दे पाते। अब 16,000 करोड़ रुपए के रेलवे आरओबी और आरओबीएम बना रहे हैं और आप सबके स्टेट का हिस्सा है उसमें। एडिशनल फंड सीआरएफ में 1,600 करोड़ का फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। अब मुझे बताइए कि 6 राज्यों ने हमारे साथ एमओयू किया। ये जो आरओबी है ये स्टेट रोड पर, डिस्ट्रिक्ट रोड पर, आपके शहरों में हम 100% पैसे से कर रहे हैं। इसके प्रपोजल करने में, काम शुरू करने में अभी तक 6 राज्यों ने एमओयू किया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? आप करिए, प्रपोजल भेजिए, आरओबी मंजूर करिए और काम कराइए जिससे आपके राज्य को फायदा होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें ओनरशिप की आवश्यकता है। देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? मिनिस्टर को मानते हैं। उसका अगर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो बोलते मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया था। हवाई जहाज गिर जाता है तो एविएशन मंत्री का रेजिग्नेशन मांगते हैं। अब मुझे बताइए कि आप जब जिम्मेदार है तो आपने भी बोलना चाहिए ना कि ये क्यों नहीं हुआ। ये उसकी जो ओनरशिप है, हमारे बेटे पर प्रेम करना कैसे नेचुरल होता है क्योंकि वो हमारा बेटा होता है, हमारे परिवार पर हम प्रेम करते हैं, पर हमारे दिए हुए जिम्मेदारी के काम पर भी हम उतना ही प्रेम क्यों नहीं करते? तो ये ओनरशिप आप में से अनेक लोग करते भी है। तो ये जो ओनरशिप है ये रखकर केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का फायदा लेकर आप काम करेंगे तो काम होगा। एक बहुत अच्छी बात हुई, एनुअल प्लान में हर बार रिस्ट्रिक्शन होता था। मैं बहुत बार बोलता था कि एनुअल प्लान अपनी ही है, रोड है, ये वो है। सेक्रेटरी साहब ने उसको मान्य किया, सीलिंग निकाल दिया। अब एनुअल प्लान में आप डालो, भेजो काम, पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस करके भेजो। अब आप उसमें कोई पैसे की मर्यादा नहीं है, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। आप डीपीआर बनाओ, परफेक्ट बनाओ और भेजो, पर लैंड एक्विजिशन करने में 6-6 साल टाइम लग रहा है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस अटकी हुई है फाइल।
यूटिलिटी शिफ्टिंग हो नहीं पा रहा, छोटा सा लैंड एक्विजिशन कर नहीं रहे, ईयर टू ईयर चल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके राज्य में एनएचआई से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ये जो अटके हुए काम है, इसका फॉलोअप कौन करेगा, इसका रिव्यू कौन करेगा, और जो नहीं हो रहा उसके लिए सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं थोड़ी रोड बनाता हूं, मैं ना रोड बनाता हूं, ना मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है, ना मुझे कुछ समझ में आता है। मुझे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने फोन करके मेरा अभिनंदन किया कि आप बहुत अच्छा रोड में काम कर रहे हैं। तो मैं हंस रहा था, तो मेरी पत्नी थी घर में बैठी, तो बोले वो आपका अभिनंदन कर रही। मतलब मेरा अभिनंदन कर रही, पर मेरे को हंसी आ रही। बोले क्यों? मतलब मैं थोड़ी रोड बनाता, रोड कॉन्ट्रैक्टर बना रहे, रोड इंजीनियर बना रहे, रोड एनएचआई के ऑफिसर बना रहे, मेहनत सरकारी ऑफिसर कर रहे। तो मैंने मजाक में पत्नी को कहा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, ऐसी मंत्री की कहानी है कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है। पर जैसे क्रेडिट भी मिलता है वैसे डिस्क्रेडिट भी मिलता है। एक एक्सीडेंट होने के बाद मीडिया पिटाई भी करती है। इसलिए हमें ओनरशिप लेकर, जिम्मेदारी लेकर, हमें हमारे राज्य के सभी प्रकार की समस्याओं के लिए रिव्यू मीटिंग लेनी चाहिए और रिव्यू मीटिंग में इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और नहीं होता है तो ठोकना चाहिए। कैसे नहीं होता? आप सरकार हो, जो मंत्री बैठे हैं वो सरकार है, ये कभी होता नहीं। पर अगर सेक्रेटरी और अधिकारी कुछ भी लेकर उसके ऊपर बाद में आप जो लिखेंगे, वो संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप पॉलिसी मेकर हो, फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास आएगी। पर हम सब मिलकर आपस में चर्चा करके, बाय म्यूचुअल कंसेंट, कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर, वर्क्स टुगेदर, वी प्लान फ्यूचरिस्टिक वर्क्स, वी प्लान फॉर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। और एक बात जरूर करिए कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये मैं बात रोज कहता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि एक संकल्प करिए कि इस देश का ट्रांसपोर्ट इस देश में तैयार हुए फ्यूल पर चलेगा। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा, और इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन। आप ट्रांसपोर्ट मंत्री है, मेरे घर पर हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है और 28 तारीख को फ्लेक्स इंजन 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ी लॉन्च हो रही है। वो जो कैमरी गाड़ी थी जो 40% बिजली करती थी और 60% पेट्रोल, तो पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल। अभी ये टीवीएस, बजाज, हीरो, इनकी टू व्हीलर 100% इथेनॉल पर हो गई। ये कर्नाटक इथेनॉल सबसे ज्यादा तैयार करता है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए है। पेट्रोल इंपोर्ट होता है, पोल्यूशन करता है, इथेनॉल किसानों का है। तो ये आप क्यों नहीं इसको इनिशिएटिव लेते हो, क्यों नहीं पीछे लगते हो? एक बात जरूर है कि जो आउट ऑफ बॉक्स बात करता है, पहले उसको लोग बोलते हैं ये कई पागल आदमी, यही बार बार करता है। मैं 2004 से कर रहा था, तो हमारे पार्टी में अध्यक्ष था, तो मैं किसानों में था, बोलता था। तो मुझे अडवाणी जी और सुषमा जी एक बार बोल रही थी, ये कितने बार इथेनॉल करोगे नितिन, इससे क्या होने वाला है? मैंने बोला एक दिन होगा। और आज सब इथेनॉल हो गया, सब बात करने लगे, सब सपोर्ट करने लगे। अच्छी बातों को लोगों को समझाने के लिए समय लगता है। मैं एक दिन बैठा था, खाना खा रहा था, तो मेरी पत्नी भी एमएससी है, उसने मुझे पूछा कि तुम बोलते हो कि हाइड्रोजन पे, पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी। जब मेरा ही तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो देश का कैसे बैठेगा? तो मुझे बड़ा वो बात लग गई। मैंने वहीं से विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटा के चीएम को फोन किया। मैंने बोला वो मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी लाके दो, हाँ हाइड्रोजन की गाड़ी लाके दो। तो हाइड्रोजन की गाड़ी फिर उन्होंने मुझे लाके दी, मैंने लॉन्च की, अब चलाई। तब मैंने पत्नी को बताया आप आओ दिल्ली, मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में आपको घुमाता हूं। तब उसको लगा कि नहीं ये गाड़ी है। तो कभी कभी कुछ बातें लोगों को कन्विंस करने में समय लगता है,
पर वो होते हैं कन्विंस, छोड़ना नहीं चाहिए अपनी बात को। जो लॉन्ग टर्म पर इतिहास बनाते हैं वो अपनी बातों को कभी छोड़ते नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपनी बात को मजबूती से रखते जाओ। द डे विल कम दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, एंड आफ्टर रिकॉग्नाइज पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इट विल टेक सम टाइम। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के बारे में कहा गया है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये सब जो इनोवेटिव आइडियाज है, मैं जब रूरल मिनिस्टर था तो मैंने एक आइडिया मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने दी थी और मैंने उनको बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए। वो क्या कहते थे? द बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च। क्या आप आपके मिनिस्ट्री में, हम भी ये सब जगह करना चाहिए कि बैंक ऑफ आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च, यही मंथन है। अभी मैंने स्टार्टअप को हमने अभी डिक्लेयर किया, उनको अवार्ड दिए, और मैं आपको बताता हूं इतनी अच्छी अच्छी आइडिया है कि जिससे हमारी कॉस्ट कम होगी, नए नए मटेरियल हमको मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, रैपिड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी उसमें अच्छा काम होगा, लोगों का जीवन सुसह्य होगा। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था आत्मनिर्भर भारत, जो दुनिया की वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी हमको बनाना है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें नहीं होगी तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस नहीं होगा, और इंडस्ट्री नहीं होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, रोजगार निर्माण नहीं होगा। और इंडस्ट्री बनानी है, टूरिज्म डेवलप करना है, तो रोड, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आवश्यक है। और इसलिए गति शक्ति की योजना, आत्मनिर्भर भारत की योजना, इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की योजना, हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री का है, इन सब बातों को पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है, आप सबका है, तुम्हारा है और मेरा है। इफ वी कैन क्वालिटेटिवली कंट्रीब्यूट फॉर दैट, विल मेक इंडिया नंबर 1 सुपर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और इसी का मंथन, इसी का चिंतन, इसी का फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, इसी को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अध्ययन, और अध्ययन करके केवल थ्योरी मत करो। जो मेरे स्कूल में एक बार एक बच्चा था, वो फेल हो गया, तो मैं था, तो हमारे क्लास टीचर ने उसके माता पिता को बुलाया, तो उसको बोला कि ये तो दिन भर अध्ययन करता है, घर में स्टडी करता है, ये फेल कैसे हुआ? तो टीचर ने बोला तो इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो उसको बुलाया कि तू क्या करता है? तो बोले मैं स्कूल में सब रफ में लिखता हूं और घर में जाके फेयर करता हूं। ये ऐसा रफ से फेयर करने का काम मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। यू शुड हैव द विजन फॉर क्रिएटिविटी, you should have vision for making some new things, you should have vision for making something contribute for society and for the country which is remarkable, historical and revolutionary. तो ये करने के लिए वो शिव खेरा कहते थे कि कुछ लोग एक ही चीज करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग नहीं करते ऐसी चीज अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो ये जो स्पेशली लीडरशिप आप सबको मिनिस्ट्री को देनी है, और इस सपने को पूरा करने के लिए इस मंथन में वैचारिक कंट्रीब्यूशन के साथ आप सबको काम करना है। डिटेल में सेशन वाइज चर्चा होगी, उसका अध्ययन करके उनकी अच्छी बातों को जो आपको कन्विंस होती है उसको लेकर आपके राज्य में आप यशस्वी रूप से इम्प्लीमेंट करिए और देश को और राज्य को आगे ले जाने के लिए इस मंथन का उपयोग करिए। इसी अनुरोध के साथ फिर से एक बार आप सब इसमें शरीक हुए हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी किया है। आप सबको, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ये हमारा चिंतन और मंथन हमें 75 साल के बाद आगे जो जाना है उसके लिए एक नई दिशा देगा। इसी विश्वास के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।